हेलो फ्रेंड्स। इंटरनेशनल मूवमेंट की सीरीज में ये तीसरी कड़ी है, तीसरा एपिसोड हमारा। इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस तरह से पॉलिटिकल एसोसिएशन ने अपना रोल प्ले किया। ये पॉलिटिकल एसोसिएशन में सबसे बड़ा नाम हम इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग का मानते हैं, लेकिन ये दोनों एक कॉन्सिक्वेंस थे। इसकी शुरुआत अचानक से इंडियन नेशनल मूवमेंट से नहीं हुई। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इंडिया में पेट्रोलिज्म का राइज हुआ था। पेट्रोलिज्म के राइज होने में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया था बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिनको औरबिंदो घोष ने कभी फादर प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म कहा था। हिरेंद्रनाथ दत्त ने उनको रियल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा था। ऐसे और भी बहुत सारे नाम थे, हम लोगों ने उनके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर आप उसको देखना चाहें, जानना चाहें तो पिछले वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब आज का मेन मुद्दा है वह पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो ये पॉलिटिकल एसोसिएशन दो एरा में बटा हुआ है। पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो एरा है वो दो पीरियड में बटा हुआ है। एक है प्री रिवोल्ट और एक है पोस्ट रिवोल्ट। रिवोल्ट हालांकि आईएनएम का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारा आईएनएम रिवोल्ट के बगैर अधूरा है। बोल सकते हैं आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट आईएनएम शुरू हो चुका था। हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको डेट में डिवाइड किया, बट उसकी हिस्ट्री अचानक से कुछ भी नहीं होती है। तो रिवोल्ट कनेक्टेड है। दो तीन और पीजेंट मूवमेंट भी इसका एक पार्ट थे, जो आगे जाके हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। अब ये प्री रिवोल्ट में 1857 से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे, कुछ 1857 के बाद ऑर्गेनाइजेशन बने थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। तो ये प्री रिवोल्ट का जो एरा था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 बंगो भाषा प्रकाशिक सभा। हम इसमें और एक इससे भी बड़ा नोटेबल नेम पढ़ेंगे, जमींदार सभा। और इस तरह का और भी नाम है जो आगे वीडियो में मिलेगा। पोस्ट रिवोल्ट में आपको नाम मिलेगा, सबसे बड़ा नाम एक तो मिलेगा आपको इंडियन लीग, और इससे बड़ा नाम मिलेगा आपको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक बड़ा नाम है जिसने इंडियन हिस्ट्री को ही इंडियन हिस्ट्री इसके बगैर अधूरी मानी जाएगी, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस तरह के और भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। तो अगर हम इस तरह के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन को पढ़ने लगे तो वीडियो आज बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है आज कि इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन को टिल 1905 तक डिवाइड किया है आज के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे कि 1905 के बाद किस तरह से क्या क्या पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी। अगर हम बात करें पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन का, तो इसका नाम था बंगो भाषा प्रकाशिक सभा। बंगो भाषा प्रकाशिक सभा 1836 में बनी थी, और इसको बनाने में कुछ नोटेबल उस वक्त के लोगों का कुछ अपना एक किरदार था। 1836 में ऐसे कुछ लोगों में सबसे बड़ा नाम जो उभर का था वो है कालीनाथ रॉय चौधरी। ये एक जमींदार थे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, ये सब टैगोर घराने से थे। और एक और नाम था आपका राधाकांता देव। ये जो जितने भी लोग हैं ये सब असल में जमींदार घराने से थे। जमींदार घराना ऐसा नहीं कि घराना था इसलिए कुछ कर पाया, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग उस वक्त जमींदार ही पढ़े लिखे लोग माने जाते थे। क्योंकि ब्रिटिश ने जब स्कूल की फाउंडेशन रखी थी तो शुरुआती दौर में जमींदार या अमीरों के बेटों को, अमीर मतलब जिनको शराफतनामा का सर्टिफिकेट मिलता था, उन्हीं को वो स्कूलों में पढ़ने की परमिशन दे देते थे। ऐसी एक स्कूल थी 1784 में एक स्कूल बनी थी, एंग्लो पर्शियन डिपार्टमेंट कैलकाटा मदरसा। ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवीजन के लिए ही बनाया गया था कि हिंदुओं के लिए एक अलग स्कूल होगा, मुस्लिम के लिए अलग स्कूल होगा। ये स्कूल भले
ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे हुकूमत में बनी थी, लेकिन इसमें पढ़ने का राइट सारे इंडियंस को नहीं था, सिर्फ चुने हुए अमीर घरानों को या नोटेबल घरानों को था। वो भी उस वक्त, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, अगर सर्टिफिकेट देगा, शराफतनामा उस सर्टिफिकेट को कहा जाता था, तो ही उसमें एडमिशन मिलेगा, पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये बात कहना बहुत मुश्किल, बहुत आसान है कि उस वक्त सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सेस था। ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन की शुरुआत होती है, या पॉलिटिकल एसोसिएशन के राइज जो हम देख रहे हैं, इसका अवेयरनेस, ये इसी रेवोल्यूशन का देन था। अगर एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आया होता, तो शायद पॉलिटिकल एसोसिएशन की शुरुआत भी नहीं हो पाती, या मॉडर्न लाइन पे नहीं होती। हम जब पॉलिटिकल एसोसिएशन की राइज की बात करते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर जो शुरुआत होती है वो 1836 से शुरू होती है। पार्टीज दैट मीन्स कोई एसोसिएशन। इसके पहले जो भी एसोसिएशन बनी थी वो सब सोशल थी। बेसिकली ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज, जो भी आप उसको कहें, ये वक्त के हिसाब से उनका नाम बदला। ये सारे, या इन तरह के जितने भी, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सारे लोगों का जो भी रिफॉर्म्स था, ये सोशल था, पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन राजा राम मोहन रॉय इसमें एक नोटेबल नाम था। पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है। वो भी इसलिए कि 1823 में जब एडम्स एक्ट आया था, एक्चुअली इट वाज एन ऑर्डिनेंस, लेकिन इसको एक्ट कहा जाता है। एडम्स एक्ट आया था जिसमें प्रेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज प्राइवेट काउंसिल दोनों में प्रोटेस्ट किया था। हाउएवर वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटेबल मोमेंट्स में उन्होंने पॉलिटिकल मैटर में उन्होंने अपनी नाराजगी या अपनी खुशी का इजहार किया था। तो इस तरह से कहना कि राजा राम मोहन रॉय सिर्फ सोशल रिफॉर्म के लिए ही हिस्ट्री में याद किए जाएंगे, तो ये कहना गलत है। उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किया था, बट कंपैरेटिवली सोशल रिफॉर्म्स पॉलिटिकल रिफॉर्म से ज्यादा नुमाया किरदार या नुमाया तस्वीर बनाकर हिस्ट्री में रह गए, तारीख में रह गए। अब ऐसा ही मूवमेंट चला एजुकेशन का, और आगे जाकर कुछ पढ़े लिखे घरानों के लोग, जैसा कि मैंने नाम लिखा है, कालीनाथ राव चौधरी, ये एक्चुअली जमींदार थे। इसके अलावा आपका द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, ये तीन नोटेबल नेम थे। इन तीनों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। इसमें सिंपल मुद्दा सिर्फ इतना था कि इसमें एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया जाए, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए, जिसमें गवर्नमेंट के एक्शंस को, उन एक्शंस को डिस्कस किया जाए जो इंडियंस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका कोई बहुत बड़ा नहीं था कि प्रोटेस्ट करना है, इंडियन मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना है, फ्रीडम चाहना है, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल था कि गवर्नमेंट के उन तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी जिन मुद्दों से इंडियंस को इफेक्ट होता है। इफेक्ट मतलब बुरा असर पड़ता है जिनका, ये इनका सिंपल मकसद था। बहुतों का यह मानना है कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, बिल्कुल थे। अगर इंडिया का ना भी हो पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो कम से कम ये बंगाल का फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन कहलाने का हकदार तो रखता है, हकदार बनता है। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ बंगाल, इफ नॉट ऑफ। देखिए, मान लीजिए बहुत सारे हिस्टोरियन में, हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी खूबी है कि इसमें कन्फ्लिक्ट बहुत होता है। तो कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये नहीं मानते कि इंडिया का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एटलीस्ट बंगाल का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। इसका दायरा बहुत छोटा था, लेकिन ये दायरा आगे बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ता है, इसी चीज को बताने के लिए मैंने ये तीन नाम लिखे हैं। देखिए, 1836 में ये बंगला भाषा प्रकाशिक सभा बना। ठीक 2 साल के बाद, जब 1838 में इनके मकसद को थोड़ा एक फेवरेटिज्म मिलने लगा, इंडियंस का कुछ कंट्रीब्यूशन मिला, इनके जो एक्टिविटीज थी उसको एक पॉजिटिव राह मिली, तो इन्होंने एक सभा बनाया जिसका नाम है जमींदार सभा। ये जमींदार सभा इसका एक्चुअल नेम नहीं है, ये हम लोग पॉपुलरली इसको बुलाते हैं। इसका असल नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब देखिए ये नाम से तो ये क्लियर कट है कि इनमें जो मेंबर्स होंगे वो जमींदार ही होंगे, और ये बिल्कुल सही है, इनके मेंबर्स जमींदार ही थे। लेकिन ये जमींदार सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं रह गए कि हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। इन्होंने इस एसोसिएशन का दरवाजा हर एक इंडियन के लिए खोला था ना। इस एसोसिएशन के फाउंडर से अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए सबसे पहला नाम जो आएगा वो था राजा राधा कांता देव। राजा राधा कांता देव का नाम आपको राधा कांता देव का नाम आपको आगे भी मिलेगा जब आप हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में शायद इसके बारे में ना पढ़े। ये तो वक्त की बात है कि पता नहीं वक्त मिलेगा तो इस पर वीडियो बनेगा, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनके बारे में बस सिर्फ पॉलिटिकल एसोसिएशन के बाद के सिलसिले में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था देव समाज धर्म सभा। ब्रह्मो सभा के अगेंस्ट में था धर्म सभा। धर्म सभा के फाउंडर जो थे वो राधाकांता देव ही थे कि हमको प्रोटेस्ट करना है ब्रह्मो समाज का, उनके एक्टिविटीज का। तो ये यहाँ पर जमींदार थे, ये इनके एक मेंबर थे, नंबर 2 फाउंडर्स में से थे। नंबर 2 द्वारकानाथ टैगोर थे इनके मेंबर्स। अब देखिए आप द्वारकानाथ टैगोर का नाम आपने इसके पहले देखा था। द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर का नाम आप आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बाद के ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। एक और नाम आपने पढ़ा था प्रसन्न कुमार टैगोर, वो भी यहाँ पे मेंबर है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो राधाकांता देव को बनाया गया प्रेसिडेंट, और इसमें कहा गया कि वी विल डिस्कस द मैटर्स ऑफ एवरी इंडियन। द्वारकानाथ टैगोर इसके बाद लंदन चले जाते हैं। लंदन में इनकी एक दोस्ती होती है मिस्टर जॉर्ज थॉमसन से। 1843 द्वारकानाथ टैगोर इंडिया लौटते हैं और इनके साथ आता है, द्वारकानाथ टैगोर के साथ एक उस वक्त के ब्रिटिश एमपी थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमसन। ना जॉर्ज थॉमसन वाज अ वेरी गुड ऑरेटर। इन्होंने क्या किया, ये वहां से जब आए तो डेफिनेटली कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये कैलकाटा में आए, यहाँ के यूथ से मिले और अपने ऑरेटर अपने स्पीच से यूथ को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। और इन्हीं के इनिशिएटिव पे एक नया एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर एज वेल एज बनाया द्वारकानाथ टैगोर ही ने था, लेकिन इंस्पायर किया था जॉर्ज थॉमसन ने। इसमें कहा गया कि जब ये स्टैब्लिशमेंट हो जाए इसका, तो इससे कहा गया कि जब आप ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना रहे तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश का भी अटेंशन आपको मिलेगा। इसके पहले जो भी था उसमें ब्रिटिश अटेंशन नहीं था, तो ये ब्रिटिश अटेंशन आपको किन चीजों में चाहिए, दो चीजों में, सोशल एज वेल एज सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स जो हैं आपके, इसको अचीव करने में आपको ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आप ब्रिटिश को भी मेंबर्स बनाए और इंडियंस को भी मेंबर बनाए। खुद जॉर्ज थॉमसन वाज एन एमपी एट दैट टाइम, ये इसके मेंबर बने थे। तो इस तरह से थोड़ी सी एक नेक्सस तैयार हो गई इंडियन और ब्रिटिश के बीच में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन के जरिए। इसके पहले जो दो एसोसिएशन बनी थी उसमें ब्रिटिश का कोई किरदार नहीं था, सिर्फ इंडियन वर्सेस ब्रिटिश चल रहा था। यहाँ पे इंडियन ब्रिटिश साथ में रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज जो सोशल एक्टिविटीज है सबों की बात होगी। 1851 आते आते इसमें एक बड़ा चेंज होता है। जरूरत पड़ती है क्योंकि यूथ इसमें इन्वॉल्व है, तो जरूरत पड़ती है एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन की। बिगर ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से जो कामयाबी मिल रही है, अगर हम उसको एक बड़े लेवल पे बनाए तो हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसी तरह इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडिया सोसाइटी सॉरी, प्लस जमींदार सभा, इन दोनों का मर्जर होता है और इस मर्जर के बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया जाता है।
अक्सर बुक में यहीं से पॉलिटिकल एसोसिएशन की शुरुआत मानी जाती है। डेफिनेटली अभी मैंने बोला कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इसका नाम नोटेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इस मर्जर का फायदा ये हुआ कि पुराने मुद्दे और नए मुद्दे दोनों सामने आ गए। जब ये बना तो अब बारी आई प्रेसिडेंटशिप की। जब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना तो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए तो मिस्टर राधाकांता देव। और इसके सेक्रेटरी बनाए गए द्वारका नाथ टैगोर। तो आप नोट कर रहे होंगे कि पॉलिटिकल फिगर जो है वो बदल नहीं रहा है, पॉलिटिकल बैनर जो है सिर्फ ये बदल रहा है। और इन्हीं फिगर्स की जो शुरुआती दौर की मेहनत थी कि बाद में जाकर एक बड़ा एसोसिएशन बनता है। 1852 के 1853 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बातें की जाती है कि ओपन कंपटीशन होगा। इस ओपन कंपटीशन के कराने में इस ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का बहुत बड़ा किरदार था। इन्होंने कई जगह पे अपने ब्रांचेस खोले। बेसिकली इनके दो ब्रांचेस थे, मद्रास और अवध। ये दो जगहों पे इन्होंने यूथ को इंस्पायर किया, अपने ऑर्टरी से पब्लिक ओपिनियन तैयार किया। फाइनली चार्टर एक्ट के पब्लिकेशन से ठीक पहले इन्होंने गवर्नमेंट के पास एक पिटीशन लिखा और उस पिटीशन में इन्होंने कहा कि हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में हमारा हमारा मतलब इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन हम अपना एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल एज वेल एज जो सोशल राइट्स है वो अपना डिमांड करें। इस ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर होकर 1852 में तीन बड़े ऑर्गेनाइजेशन तीन अलग अलग जगहों पे बनाए गए। नंबर वन, बॉम्बे में बना द बॉम्बे एसोसिएशन। एक और बनता है मद्रास में, मद्रास सॉरी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और तीसरा एक बनता है पुणे में द डेक्कन एसोसिएशन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार भूले भट के मैच करने से आ जाता है या फाउंडेशन डेट पूछ लेता है। इनके फाउंडर्स का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ बॉम्बे वाले का नाम एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा था, इसका नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये नाम लिख नहीं रहा हूँ। ये पूरा इवेंट था 1857 से पहले। अब जो दूसरा सेशन आएगा इसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन का, वो है 1857 के बाद, और इसमें सबसे पहला इवेंट होता है 1875 में। 1875 में एक लीग बनती है, इंडियन लीग। इसके फाउंडिंग मेंबर्स का नाम था शिशिर शिशिर कुमार घोष, हेमंता कुमार घोष, और एक कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। इन तीनों की ज्वाइंट मेहनत से एक लीग बनाई गई, इंडियन लीग। इनका क्लेम ये था कि इनका क्लेम था, ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियंस। फर्स्ट इनका ये मानना था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियंस। भले ये फर्स्ट हो ना हो, इसके पहले वाले को फर्स्ट माना जाए ना माना जाए, बहरहाल, लेकिन ये कम से कम पॉलिटिकल लाइफ, इंडिया में पॉलिटिकल लाइफ जो है ना, उसकी शुरुआत के लिए ये फॉरनर मारे जाते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बढ़ाया था, इसके पहले के ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
शिशिर कुमार घोष ने खासकर इंडिगो रिवोल्ट के मौके पे इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन भले बाद में बना था, लेकिन इनके इन लोगों का जो रोल था वो बहुत पहले था। ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो इनके प्रेसिडेंट का नाम भी लगे रहा था, हम पढ़ ही लेते हैं। प्रेसिडेंट का नाम था शंभुनाथ मुखोपाध्याय। शंभुनाथ मुखोपाध्याय। वेरी नेक्स्ट 1876। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से बंगाल या इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। टर्निंग पॉइंट नहीं भी आ रहा तो जस्ट लास्ट स्टेज है, इसके बाद टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि इस वक्त एंट्री होगी एक मार्वलस पर्सन, ड्रास्टिक इमेज वाले फिगर, जिसको सरेंडर नॉट कहते हैं। वन ऑफ माई हीरोज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, द्वारकानाथ गंगोपाध्याय और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की मिली हुई मेहनत का एक नतीजा था। ये बिल्कुल ये कहना सही नहीं है कि ये इंडिया ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन ये शुरुआत जरूरी थी, इसलिए मैंने कहा था ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडेशन में मैं फाउंडर मेंबर्स का नाम पहले लिख दूं, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नंबर 2 आनंद मोहन बोस। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी दो नाम अगर आप ना भी याद करें तो फर्क नहीं पड़ता है। वो नाम था द्वारकानाथ गंगोपाध्याय और एक था शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री किसी और वजह से इंपॉर्टेंट है, एक बार एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, अदरवाइज नाम हम ना भी याद करें तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है द्वारकानाथ गंगोपाध्याय। द्वारकानाथ गंगोपाध्याय, ये दो नाम आपको याद करना पड़ेगा, आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इनका मकसद जो था वो ये था कि 4 बड़े मुद्दों पे ये काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे हैं इसमें इंडियंस को लेके काम करने वाले हैं। पैन इंडिया पे काम होगा। पैन इंडिया के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं था, क्योंकि पैन इंडिया की मेंबरशिप इसमें थी नहीं, लेकिन मुद्दे पैन इंडिया पे काम करने वाले थे ये लोग, क्योंकि हम मतलब इनका मकसद ये था कि इंडिया में हर जगह जा जाकर लोगों को अवेयर कराएं। नंबर 1 इनका था कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन थ्रू आउट द कंट्री तैयार कराना है। नंबर 2 वेरियस रेसेस, वेरियस पीपल्स ऑफ द कंट्री, जो कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उसकी उन तमाम लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दें, जिसका नाम मैंने इसका नाम ही नहीं लिखा, इसका नाम था भारत सभा। भारत सभा या फिर इंडियन एसोसिएशन। तो इनका पहला मकसद था कि पूरी इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन तैयार करें। नंबर 2 कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले तमाम रेस, तमाम पीपल को एक जगह लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े करें। तीसरा हिंदू मुस्लिम जो रिलेशन खराब हो चुकी, तो उन रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करें। हम लोग 1876 में 1875 में आर्य समाज बना, उसके पहले सैयद अहमद मूवमेंट हुआ, तो उसके पहले रिवोल्ट हुआ था, इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। वो मैं कभी फिर बताऊंगा, या फिर वीडियो के एंड में कभी डिस्कस करूंगा कैसे ब्रिटिश जो है वो हिंदू और कभी मुस्लिम, कभी हिंदू कभी मुस्लिम इसकी दोस्ती निभाती थी, या अपनी मोहब्बत का एक नुमाया किरदार दिखाता था कि भाई आज हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद जब तुमसे दिक्कत होगी तो हम हिंदुओं से मोहब्बत कर लेंगे। तो एक पीरियड था, उस पीरियड उस पीरियड का एक इफेक्ट था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइवलरी खड़ी हो गई थी। इनका मकसद था उस राइवलरी को हम तोड़ें, जहां तक पॉसिबल है तोड़ें। एंड नंबर 4 पूरी इंडिया के लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट पे कनेक्ट करवा पाए, पूरी इंडिया को। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आए, डिस्कस करें मुद्दों, लड़ाई करेंगे हम, लेकिन सारे लोग को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारी कोशिश ये थी। अब ये सारे लोगों से मुराद क्या है, देखिए, जब इंडियन सिविल सर्विसेज में इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज जो था, एक्चुअली जो पहले आगे इंपीरियल सिविल सर्विसेज, फिर इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज, इनमें एज को कम किया गया। 1866 में जो 22 साल एज था, 23 साल, उसको घटाकर 21 साल कर दिया गया। 1878 में ये 21 साल का एज घटाकर 19 साल कर दिया गया कि इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाए 19 साल की उम्र में आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना, वो भी वो एग्जाम जो इंडिया में नहीं लंदन में होता है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी यही इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले मिस्टर लाल मोहन घोष को लंदन भेजते हैं, पिटिशन करते हैं, और उस पिटिशन में उनकी ऑरेटरी का कमाल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होकर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1878 में स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें अपर मैक्सिमम एज लिमिट जो था वो 22 साल कर दिया था। ये था कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें बंगाली, बिहारी, मराठी ऐसा कोई बात नहीं थी, पूरी जो लोग थे वो इंडियन ही थे। जब पहली मीटिंग हुई थी इसकी, वो थी टाउन हॉल। टाउन हॉल का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, कभी मौका मिले तो देख लीजिए, हाई कोर्ट के पास में ही है, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वेरी सिंपल। क्योंकि हिस्ट्री को अगर जिया ना जाए तो मजा नहीं आता है। टाउन हॉल में प्रेसिडेंसी जो हुई थी, फर्स्ट जो इनके प्रेसिडेंट बने थे वो थे मिस्टर नरेंद्र कृष्ण देव। नरेंद्र कृष्ण देव, इनकी प्रेसिडेंसी में ये प्रोटेस्ट किया गया था कि जो अपर एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, और बाद में इस मूवमेंट को पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, इन चारों जगहों पर काफी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट को। एज ए रिजल्ट इंडियन को कामयाबी मिली। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया लॉ पास किया जिसमें इंडियंस के लिए थोड़ा सा डाइल्यूशन था, सख्तियां कम हुई थी। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली कामयाबी थी। एक और कामयाबी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पढ़ते हैं, जो नाम आता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब ये बहुतों के दिमाग में आ सकता है कि भाई इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी से इंडियन एसोसिएशन का क्या लेना देना है। देखिए, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के वक्त में आया था, ठीक है। इसमें दो नाम आपको मैं बता रहा हूँ, एक लॉर्ड रिपन और एक नाम मिलेगा सर इल्बर्ट। ही वॉज द लॉ मेंबर। लॉ मेंबर क्या है, जस्ट समझिए कि एक मिनिस्टर ऑफ लॉ, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ऐसे समझिए लॉ मेंबर। और लॉर्ड रिपन वॉज द गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब मैं ये एंड क्यों है, ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको सिर्फ वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी समझ सकते हैं, ऐसे मेंटलिटी है हमारी। बट रियलिटी में अगर हम इसको डेजिग्नेशन की बात करें तो ये था गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने एक ट्रेंड था इंडिया में जिसमें कहा था कि नो इंडियन कैन ट्राई अ ब्रिटिश, क्योंकि इंडियंस एक्चुअली गुलाम है, ब्लैक है, ब्रिटिश सुपेरियर है, वो यहाँ पे हाकिम है, रूलर्स है। तो कोई भी इंडियन ब्रिटिश को ट्राई नहीं करेगा, मतलब उनको सजा नहीं दे सकता है, उनके जुर्मों के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती उनके कोर्ट में। हाँ, ब्रिटिश को सजा देनी है, जज भी ब्रिटिश होना होगा। लॉर्ड रिपन ने कहा एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसमें काला गोरा, राजा रंग, ब्रिटिश, इंडियन, इसके कोई मायने नहीं होते। इन्होंने सर इल्बर्ट को कहा कि आप एक बिल इंट्रोड्यूस कीजिए वाइसरॉय काउंसिल में जिसमें इस बैरियर को हटा दिया जाए, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया जाए। ऐसा ही हुआ, सर इल्बर्ट ने एक बिल ड्राफ्ट किया, इंट्रोड्यूस किया, इसी वजह से इसको पॉपुलरली इल्बर्ट बिल बोलते हैं। हाउएवर ब्रिटिश को ये बात बुरी लगी और ब्रिटिश ने इसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट किया। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक बनाया डिफेंस एसोसिएशन। डिफेंस एसोसिएशन इसके प्रेसिडेंट बनाए गए बैरिस्टर ब्रैनसन। अब डेफिनेट है भाई, ये लोग तो गवर्नर जनरल के सपोर्ट में काम नहीं करेगा, तो 1.5 लाख रुपए, उस जमाने में 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन कराया गया ताकि गवर्नर जनरल को किसी तरह से काउंटर किया जाए। इस काउंटर में गवर्नर जनरल के सपोर्ट में इंडियन एसोसिएशन खड़ी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने काफी हद तक लॉर्ड रिपन की मदद करी थी, और बहरहाल लॉर्ड रिपन को इसमें हारना ही पड़ा था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ब्रिटिश की जीत हो गई थी। देवर द रूलर्स, उनको खुश करना ब्रिटिश क्राउन की मजबूरी थी। इसमें वो जो प्रोविजन था कि इंडियन ब्रिटिश को ट्रायल कर सकता है, वो हटाया गया और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस एसोसिएशन ने जो भी करना था ब्रिटिश के वायसरॉय के सपोर्ट में वो किया, लेकिन इसमें वायसरॉय को नुकसान नहीं हुआ था। उसकी एक कारण थी, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लॉर्ड रिपन इकलौते गवर्नर जनरल थे जिनके फादर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड,
अपने वक्त में इनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे, ये इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके पॉलिटिकल रिलेशंस डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, वरना इनको तो ये ब्रिटिश उसी वक्त हटा दिया होता। एक और बड़ा नाम है, बड़ा नाम तो शायद नहीं बोल सकता हूँ, जस्ट एक इवेंट है कि मे बी डब्ल्यूबीसीएस में कभी पूछ ले, पुराने वक्तों में इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे, नए पैटर्न में तो नहीं आ रहा, कि एक पोएट थे हेमचंद्र बंदोपाध्याय। हेमचंद्र बंदोपाध्याय, इन्होंने एक पोएम लिखी थी, रोट नेवर नेवर, जिसमें इन्होंने एक्चुअली रिडिक्यूल किया था। बहरहाल नतीजा यही रहा कि इल्बर्ट बिल पास हुआ विद सम अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो दौर आता है, इसमें इस एसोसिएशन के अलावा कुछ और बॉडीज थी जो अलग अलग जगहों पे बन रही थी। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बना था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, लेकिन इसके बीच में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बने थे। मैं थोड़ा सा उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोलूं, फिर इंडियन एसोसिएशन, एंड फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अदर एसोसिएशन आउटसाइड बंगाल, तीन एसोसिएशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट वो प्री रिवोल्ट पीरियड था। पोस्ट रिवोल्ट पीरियड में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नंबर वन, सबसे बड़ा नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्यों ये बड़ा नाम है? क्योंकि ये एसोसिएशन इंडिया में नहीं बना था, ये एसोसिएशन असल में लंदन में फाउंडेशन दी गई थी बाय नन अदर देन द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। लंदन में रहकर ही वाज द फर्स्ट एशियन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ब्रिटिश मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी इनके लिए बहुत सारे सॉब्रिकेट है, मतलब अभी क्या बोलूं, सिर्फ दो ही हम जान लेते, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट एशियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन्होंने ब्रिटिश लोगों को बताने के लिए कि इंडिया में क्या एट्रोसिटी चल रहा है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, और इवन उसके बाद भी क्या दौर रहा है इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन का। स्पेशली जब इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस बुक के जरिए इन्होंने दिखाया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी क्या है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि ब्रिटिश लोगों को बताया जा सके, लंदन में रहने वाले लोगों को बताया जा सके कि इंडिया में एक्चुअली में क्या चल रहा है। ये इसकी फाउंडेशन हुई थी 1866 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच भी ओपन हुआ था 1871 में बॉम्बे में। ये आप याद रख लें तो बेटर है, ना याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें मैंने अब तक क्वेश्चन देखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ है। फिर भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभार आजकल क्वेश्चन कुछ एवॉल्व कर रहे तो में भी आ ही जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ब्रांच बॉम्बे में कब ओपन हुआ था। खैर, दूसरा जो इसमें एक नाम आता है वो है आपका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 बाय एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नंबर थ्री, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885। ये सारे मैं बॉम्बे के लिस्ट एक तरफ कर रहा हूँ, इसके बाद एक्चुअली 1884 में मद्रास में भी एक बन चुका था, मैं बॉम्बे एक तरफ कर रहा हूँ, मद्रास एक तरफ करूंगा, इसलिए मैंने मद्रास को यहाँ पे नहीं बोला है। इसमें तीन लोगों का बहुत बड़ा नाम था, कभी कभी इसको बॉम्बे ट्रायो भी बोलते हैं। त्र्यंबक जी तिलंग, फिरोज शाह मेहता, एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब नाम भले अभी शायद बड़े ना लगे, लेकिन जब आप कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब नाम बहुत बड़े लगेंगे। इवन ये समझिए कि फिरोज शाह मेहता
के रहते तक बाल गंगाधर तिलक में कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में दाली नहीं गली थी। इनके मरने के बाद इनके जो भी कुछ बाल गंगाधर तिलक को एक नोटेबल जगह मिली थी वो इनकी मौत के बाद ही हुई थी। हाउएवर इनकी मौत के बाद बाल गंगाधर तिलक भी बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। 1920 में उनकी डेथ हो गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी इसलिए फेमस है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे 1887 में। ना एक और था 1884 में मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास में बना था। मैं यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ फोर्ट मद्रास महाजन सभा। इसका सिर्फ डेट आता है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। अब आते हैं वापस बंगाल में। जब चक्का पलट चुका था, टर्निंग पॉइंट आ चुका था, एक नया एसोसिएशन बनता है 1883 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, इसके पहले इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी जिसके फाउंडर में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ये दो नाम मैंने इसलिए नोटेबल कहा था क्योंकि यहाँ भी जो फाउंडर है यही दोनों है। नंबर 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड नंबर 2 आनंद मोहन बोस। बोस है, कई बुक में बासु है, चलेगा, मैं यहाँ पे बासु ही लिख दे रहा हूँ। एक बार बोस लिख चुका हूँ। इन दोनों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनका ये कहना था कि चलिए ठीक है, हम इंडियन एसोसिएशन बना दिए, पूरी इंडिया में इसको हम घूम घूम कर काम कर रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएशन एक्चुअली पैन इंडिया लेवल के लिए नहीं है क्योंकि इसमें अक्सर जो दायरा बटा हुआ है वो बंगाल तक ही है। इसके मेंबर्स ज्यादातर बंगाल के हैं, भले हम 3-4 जगहों पर जाकर इसके बारे में इसके बैनर के तले अपनी बातें रख रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जिसमें हम सारे इंडिया के लोगों को मिलने का मौका दें, न सिर्फ वो मेरी बात सुने बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करें। और इसी मकसद के तहत इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रामतनु लाहिरी। रामतनु लाहिरी। इस एसोसिएशन का वेरी सिंपल मकसद था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस तो हो बट पैन इंडिया पार्टिसिपेशन हो। आनंद मोहन बोस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट स्टेज टुवर्ड्स नेशनल पार्लियामेंट भी कहा था। आनंद मोहन बासु ने कहा था फर्स्ट स्टेज टुवर्ड्स इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट जो प्रेजेंट डे पार्लियामेंट है उससे मुराद नहीं थी। उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसी से मुराद थी कि उसकी तरफ बढ़ने वाला ये पहला था। इसका एक्चुअल नाम था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम लोग इसको पॉपुलरली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी मैंने इसे गलत लिख दिया था, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम लोग इसको पॉपुलरली सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसका ऑफिशियल नेम यही था, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ना इस जिस तर्ज पे ये काम कर रही थी इसी तर्ज पर एक और ऑर्गेनाइजेशन 1885 में बनती है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 दिन का फंक्शन इनका भी होता था एनुअल, 3 दिन का फंक्शन कांग्रेस ने भी किया। अब ये 1885 से लेकर इसमें फाउंडेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके फाउंडेशन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक एक करके वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी मुद्दा होगा वो डिस्कस करेंगे। इसके फाउंडर का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये था फाउंडर बंदा। इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था वोमेश चंद्र बैनर्जी। मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूँ, आप डेफिनेटली किसी न किसी बुक को पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए आपको। मैं सिर्फ एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपके लिए ताकि थोड़ी हेल्प कर सकूं। तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहां पूरा नाम मिलेगा। जो इसका वेन्यू था वो वेन्यू और पहले था पूना, लेकिन बाद में इसको
प्लेग की वजह से बदल दिया गया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये इसका फर्स्ट वेन्यू था। नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो थे, नंबर ऑफ डेलीगेट्स फर्स्ट सेशन में वो थे 672, और जो मेंबर इसमें मौजूद नहीं था उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वाहिद एक नोटेबल नाम था जो उस वक्त इस डेलीगेट में मौजूद नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उसी वक्त वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा ना दोनों के टाइम सेम थे, जिस वक्त इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एनुअल सेशन किया करती थी, बिल्कुल वही 3 दिन कांग्रेस ने भी अपने सेशन को रखा था, जिसकी वजह से मेंबर्स बटे थे कुछ इधर कुछ उधर आने के लिए। 1886 में जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर हो जाता है और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रह जाती है, तो उस वक्त उस वक्त के बाद फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि होती नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट होता नहीं है, और वो पहला मौका था जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी फंक्शन को अटेंड करते थे सेकेंड सेशन में। ये कुछ वो चीजें थी जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या था और डफरिन कॉन्स्पिरेसी क्या था, जिसको मैं एक छोटे से ब्रीफ स्टडी के साथ 1885 से 1905 का पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस का कह रहा हूँ। पहले इसके फाउंडेशन में बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन को एलन ऑक्टेवियन और लॉर्ड डफरिन वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वायसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब डफरिन के क्या विजन थे नहीं थे, ये सब मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। जस्ट ये तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज ऑफ द इंडियंस ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, बट अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर लूंगा जब इस सिलसिले में बनेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा रिवोल्ट के ऊपर बनेगा। 3 बड़े रिवोल्ट को हम पढ़ने वाले हैं। 1885 1885 से 1905 तक का पीरियड, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही थी। जस्ट मैं ब्रीफ ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस जब बन रही थी तो लॉर्ड डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम में एक समझौता होता है। ये एक थियरी है, इसका फैक्ट अभी तक पता नहीं है। इस सिलसिले में नेक्स्ट वीडियो में या सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में ज्यादातर डिटेल में बात कर लूंगा मैं। अभी सिर्फ इतना है कि ये माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन और उनकी लॉर्ड मिस्टर ए ह्यूम की कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से इंडियन ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने परों को फैला रहा है, अपनी बातों को लोगों तक ले जा रहा है और लोगों को कनेक्ट कर रहा है, अगर उसको रोकना है तो कुछ इंडियंस को ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना दो जिसका फाउंडर ब्रिटिश हो और ब्रिटिश थोड़ा सा उसे पैट्रोनेज दे। बट ये थियरी है। अब ये थियरी किस हद तक सही है इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। अभी तक तो कोई ऐसा, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं, कोई बड़ा हिस्टोरियन आ जाए तो वो शायद आप पे रोशनी डाल दे इस सिलसिले में। लेकिन बड़ी बात यही थी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी का सिलसिला था, जिसके बाद में कुछ चीजों तक कांग्रेस के कुछ बड़े मेंबर्स ने, स्पेशली गोखले गोखले ने भी ये माना था कि उसने ये कहा था गोखले ने कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कोई इंडियन होता, अगर ए ओ ह्यूम ना हो कि कोई इंडियन होता, तो शायद ये ऑर्गेनाइजेशन इतना फैल फूल नहीं पाती। क्योंकि ये ब्रिटिश था इसलिए फैलने में मौका मिला था, ब्रिटिश को रोके कैसे। तो ओवरऑल मुद्दा यह था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए गई थी कि इंडियन यूथ को कंट्रोल किया जाए। इंडियन मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बना दे जिसमें वो मेंबर बने, ताकि उनके उनको कंट्रोल किया जाए। बट वक्त को कुछ और मंजूर था। रादर दिन के ब्रिटिश उनको कंट्रोल करे, उन्होंने ही कांग्रेस को कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश को, कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश एक नया दौर हम लोगों ने देखा। ये दौर प्रैक्टिकली 1885 से 1905 तक का है। बीच में एक ब्रेक होगा, हम सिर्फ रिवोल्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 रिवोल्ट बड़ा रोल प्ले करते हैं। खैर ये मैं अगले वीडियो में डिसाइड कर लूंगा क्या होगा, लेकिन हमारा इसी कंटिन्यू में नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल एसोसिएशन में सिर्फ कांग्रेस पे होगा कि 1885 से 1905 तक क्या हुआ, और फिर आगे में उसके बाद फर्दर वीडियोस अकॉर्डिंगली बनते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर कम से कम आईएनएम के वीडियोस कंप्लीट कर दूं। थोड़ा बिजी शेड्यूल और थोड़ा लैपटॉप भी प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट फिर भी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो मैं सारे वीडियोस बना दूं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो जैसा भी है अपने अपने व्यूज हमें जरूर बताएं, जो भी मेरी खामियां हैं वो भी हमें बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आगे वीडियो और भी बना सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर
एक और अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ WBCS के एडमिशन्स चल रहे हैं, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए एक साथ, जो हम कंबाइंड स्टडी करवा रहे हैं। होपफुली आप एक बार वहाँ आएंगे तो आपको मायूसी नहीं मिलेगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल करें, आपको मिल जाएगी। एहसान सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू।